नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। वित्तीय साक्षरता को लेकर जो हमारा कार्यक्रम है आर्थिकी, उसमें हम आज बात करेंगे गल्फ वार और भारत पर उसकी क्या प्रभाव है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकार हैं और मैं तो इनको आर्थिक विशेषज्ञ मानता हूं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि गल्फ वार और जो भारत पर कच्चे तेल और गैस की, जो ईंधन गैस है, उसकी जो समस्या पर जो हो हल्ला हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध का प्रभाव अब दिखने लगा है पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। लेकिन भारत में जो इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कच्चे तेल और जो ईंधन गैस की जो आपूर्ति है वो थोड़ा बाधित हुई है या नहीं हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है श्री पांडे जी। धन्यवाद सर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा गल्फ वार और भारत में ईंधन गैस और कच्चे तेल की समस्या या स्थिति। तो सच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हमारे देश में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति क्या बाधित हुई है या यह अफवाह है? पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे सुनने में आम लोगों को शायद ये महसूस हो कि इसका वित्तीय साक्षरता से क्या लेना देना। वित्तीय साक्षरता केवल किताबी ज्ञान, कुछ परिभाषाएं, टर्मिनोलॉजी को जान लेना वित्तीय साक्षरता नहीं है। जब तक हम उसके इम्प्लीकेशन को सामान्य जिंदगी में, सामान्य मनुष्य की जिंदगी में, देश की आर्थिकी में उसके महत्व को समझ सकें, उसको डिकोड कर सकें। यदि हम तुरंत आपके प्रश्न को ही लें तो और उसका उत्तर देने की कोशिश करें तो बहुत संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि आज अभी इस समय जो गल्फ में खास करके ईरान एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव, जो सामरिक प्रभाव इजराइल, अमेरिका और ईरान झेल रहे हैं, पूरी दुनिया इसके प्रभाव से को झेल रही है। और वह है ऊर्जा के आपूर्ति को लेकर के। ये जो इलाका है वो ऑयल रिच इलाका है। वहाँ से ईंधन की आपूर्ति दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होती है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने चूँकि ऑयल सप्लाई को वेपनाइज किया है, इसको एक हथियार के रूप में यूज़ कर रहा है। और जो हॉर्मुज का जो डमरू मध्य है, जिससे होकर के जिस पर ईरान का कब्जा है बहुत हद तक, उससे गुजरने वाली जो वेसल्स हैं उसके पर उसने उसको वार जोन डिक्लेयर किया है। तो जब एनर्जी की सप्लाई पूरी दुनिया को होने वाले इलाके से प्रभावित है, बाधित है, तो भारत उससे अछूता तो नहीं रह सकता। भारत पर भी उसका प्रभाव है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी हर जगह लोग रिजर्व रखते हैं। भारत में भी ऑयल रिजर्व है, लेकिन गैस के मामले में गैस की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो गैस का बहुत रिजर्व देश के पास होता नहीं है, चाहे स्व उत्पादन हो या तुरंत आया हुआ इम्पोर्ट हो, उसका कोई बफर स्टॉक नहीं होता। इसलिए गैस के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव तुरंत नज़र आता है। दूसरे जो पेट्रोल और डीजल हैं, उनका सभी देश वाले कुछ न कुछ अपने पास एक इमरजेंसी फंड या बफर स्टॉक रखते हैं। तो कुछ उसके प्रभाव को, तुरंत तात्कालिक प्रभाव को कुछ हद तक स्प्रेड किया जा सकता है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि गैस का चूँकि कोई स्टॉक रखा नहीं जा सकता, इसलिए गैस पर पड़ने वाला प्रभाव तात्कालिक होता है और तुरंत होता है। मतलब ये अफवाह नहीं है, मतलब ये हकीकत है। हकीकत है जी। तो ये किन किन देशों से हमारे देश में LPG जो गैस है वो आता है और कच्चे तेल मतलब मंगाए जाते हैं? देखिए, वैसे तो वस्तुतः देखा जाए तो भारत का करीब करीब टोटल 85 to 90% एनर्जी इम्पोर्ट है। मतलब 10% के आसपास हम अपने देश से, मतलब इंडिजीनियस रिसोर्सेज को से मीट आउट करते हैं। ये जहाँ से, जिस क्षेत्र से अभी जहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी है, उस इलाके से पूरी दुनिया की एनर्जी का लगभग 22 से
25% के आसपास एनर्जी का सोर्स वो है, क्योंकि वहाँ पर जो और दूसरे जो खाड़ी के देश हैं उनके भी आने का रास्ता यही है। तो पूरी दुनिया का 20%। आपका जहाँ तक प्रश्न है भारत का, तो भारत गल्फ के देशों के साथ साथ रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, काफ़ी इधर कुछ दिनों से काफ़ी इंपोर्ट करता रहा है। दूसरे जो अफ्रीकन कंट्री से भी इंपोर्ट करता रहा है। गल्फ में भी तो जो टोटल कंट्रीज को यदि मिला लें, सबका अलग अलग यदि हम नाम ना भी लें, कलेक्शन में भी लें, तो गल्फ, रसिया और अफ्रीका, ये हमारे मेन तरह कहा जाए कि 3 सोर्सेज थे जहाँ से इंडिया को एनर्जी मतलब गैस या क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता रहा है। तो मैंने इसमें केवल गैस कहाँ कहाँ से मंगाया जाता है? गैस भी इन्हीं सबों से है। इन्हीं सबों से? हाँ। तो मतलब जो ईरान से जो हम लोग मंगा रहे हैं, तो क्या हम लोग रूस से नहीं ले सकते? लेकिन तुरंत उसकी तात्कालिक जितनी आपको ज़रूरत है उतना वहाँ से सप्लाई मिलने की बात है। और ये हमारे यहाँ आने वाले केवल ईरान से नहीं है, उस इलाके से आने वाले सभी देशों से है, क्योंकि आने का रास्ता वो हॉर्मुज का स्ट्रेट है, तो सबके सब प्रभावित हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि हमारे देश में गैस और कच्चा तेल कितना उत्पादन होता है? जैसा मैंने शुरू में कहा, करीब हम लोग 85 to 90% इम्पोर्ट करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि 10 से 12-15% का डोमेस्टिक है। तो उसमें गैस कितना? और नहीं, टोटल की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हमारी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, हम लोग 85 to 90% इम्पोर्ट करते हैं, मतलब 10 से 15% हमारा इंडिजीनियस है। तो मतलब ज़्यादा तो अभी कच्चा तेल से ज़्यादा तो समस्या है गैस की। तो गैस की समस्या ज़्यादा इसलिए है कि गैस का कोई बफर स्टॉक, गैस पैदा होता होगा ना, बफर स्टॉक जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना पूरा नहीं होता, और उसका कोई बफर स्टॉक नहीं होता, इसलिए उस पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव तुरंत नजर आने लगता है। तो ये समस्या जो ईंधन की जो समस्या है वो केवल भारत के लिए है कि अन्य देशों में भी इसका प्रभाव है? पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा सर जी। बहुत से मतलब ज़्यादातर देश एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं। चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है। जी। तो जितने भी लोग एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वह क्या है, जरा उसको विस्तार से समझाएं हम लोगों को। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसिंग को 2 कंटेक्स्ट में देखना होगा। जो खास करके हम लोगों का कंसर्न, चूँकि इंपोर्ट करने वाले हम लोग हैं, तो अपने देश के कंटेक्स्ट में हम लोग इसकी बात करें तो हमारा पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी इंपोर्ट करने में सामान जब हम खरीदते हैं तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण उसमें रोल प्ले करती हैं। एक तो उसका कॉस्ट, फिर उसका फ्रेट और उसका इंश्योरेंस, ये करके आपके पास आता है। ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आएगा इंडिया में, उसकी रिफाइनिंग होगी, रिफाइनिंग कॉस्ट होगा, रिफाइनिंग के बाद फिर उसका लॉजिस्टिक्स होगा, जो वेरियस डिपो में पहुंचाने का, फिर वहाँ से डीलर के पास पहुंचाने का, और डीलर से एंड यूजर के पास पहुंचाने का। इस दौरान भारत में टैक्स की बात आएगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में एक्साइज लगाती है, और पेट्रोलियम चूँकि जीएसटी में शामिल नहीं है इसलिए अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से उस पर टैक्स लगाते हैं। तो ये मेजर उसका एक फ्रेमवर्क हुआ। अब हम लोग इसको क्वांटिफाई करते हुए यदि चलें, जैसे थोड़ी देर के लिए अभी प्रेजेंट डे का ही एग्जाम्पल मान लें कि अभी क्रूड ऑयल जो है वो $100 प्रति बैरल हो गया। आप सबों को ज्ञात ही होगा, एक बैरल जो यूनिट है उसमें 159 लीटर, हमारे इंडियन जो हम लोग लीटर से ज़्यादा परिचित हैं, तो लगभग 159 लीटर को हम लोग एक बैरल कहते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि अभी $100 प्रति बैरल का रेट हो गया। इंडिया में आएगा तो डॉलर में पेमेंट हमको करना है। यदि उदाहरण के लिए मान लें कि यदि डॉलर का रेट हम 95 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 95 100 रुपये में 95 into 100 आपको 159 लीटर पेट्रोल मिला। अब इसको आप पर लीटर यदि निकालेंगे तो ये करीब 62 के आसपास आएगा। कहने का मतलब है कि केवल क्रूड ऑयल आपको 62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। उसके बाद अभी इसमें वो उसका फ्रेट और इंश्योरेंस
भी ठीक है, टोटल की तुलना में बहुत कम होगा, तो हम लोग फॉर अंडरस्टैंडिंग 62 को 62 ही मान लेते हैं। $62 प्रति लीटर क्रूड ऑयल हमारे धरती पर पहुंच रहा है। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट है। रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पेट्रोल पर लगभग ₹23 प्रति लीटर और डीजल पर करीब ₹19 ₹18 का उसका एक्साइज है। तो अब इस 62 में आप उसका ₹20 एवरेज कर लीजिए, ₹20 जोड़ दीजिए, तो 62 और 20 ₹82 हो गए। उसके बाद इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट जोड़ लीजिए, तो जब रिफाइनिंग कॉस्ट और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उसका बेस प्राइस बनेगा। अब इस बेस प्राइस के आधार पर विभिन्न राज्यों में राज्य अपने अपने टैक्स जोड़ेंगे, जो 25%, कुछ राज्यों में 25%, किसी में 22%, किसी में 30% तक है। तो अब ये जो 82 हो रहा था, 82 का 30%, कुछ जिसके जिस राज्य में जितना होता है वो जोड़ लीजिए, तो 82 का 30% कर लें तो करीब ₹25 और हो गए, तो 82 में 25 और जोड़ दीजिए, प्लस डीलर मार्जिन, डीलर को भी करीब ₹3 से ₹4 प्रति लीटर के हिसाब से उनका मार्जिन है, वो इसमें जोड़ दीजिए, और तमाम लॉजिस्टिक्स जोड़ दीजिए। तो इस तरह से देखा जाएगा तो अभी यदि $100 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल है और सेम स्ट्रक्चर यदि इंडिया में ये रहा, तो भारत में पेट्रोल का दाम करीब करीब ₹120 लीटर होना चाहिए, जो अभी तक मोस्टली हम लोगों को। आपकी बात सुनकर कहीं सरकार 120 पर पहुंचा ना दे। नहीं, ये सर पहुंचाने के बाद मेरी बात सुन करके पहुंचाई, ये जरूरी नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूँ आंकड़ों से समर्थित बात बोल रहा हूँ, और जितने आंकड़े हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक आंकड़ों का डिस्कशन करने के लिए एक विशिष्ट पैनल सरकार के पास है, जो सब चीज़ का एक एक पॉइंट पर कैलकुलेशन करती है। तो ये पोजीशन है जो क्रूड ऑयल के बारे में जो इंडिया में। तो अभी भी चूंकि ये क्रूड ऑयल या टोटल फिर रिफाइंड ऑयल, जो यूजेबल ऑयल पूरी देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह से कहा जाए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, चूंकि इससे हर चीज़ें जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने से पूरे देश में हर चीज़ का टॉप टू बॉटम सबका प्राइस बढ़ता है। तो सरकार को आफ्टर इम्प्लीकेशन, मतलब इसका जो इम्प्लीकेशन उसको भी ध्यान रखना है। एक अभी जब युद्ध के समय में आम तौर पर देश में, जनता में, पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जाए थोड़ी अनिश्चयता, थोड़ा डर, थोड़ा इस तरह की जो फीलिंग है, यदि इसी समय सरकार इसके दाम को भी उसी हिसाब से बढ़ जाने देती है तो ये पैनिक का स्वरूप थोड़ा और इंटेंसिफाई हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिन के बाद यदि युद्ध इतने पर नहीं रुका तो सरकार को भी अपना एक लॉस एब्जॉर्ब कर सकने की कैपेसिटी तो होगी, और सरकार यदि इसको एब्जॉर्ब कर भी रही है तो इसका मतलब कि जो दूसरे डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसमें आने वाला धन कम होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बैलेंस स्थापित करेगी, और हो सकता है किसी लेवल पर आकर के थोड़ा अपने प्राइस को रेगुलेट करे। यहाँ पर जैसे अपने भारत जैसे देश में जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और विभिन्न दलों की सरकारें हैं, और इसमें राज्य सरकारों का भी रोल है, चूँकि राज्य का टैक्स कंपोनेंट ज़्यादा है, तो एक समान ढंग से कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप करके टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को एस्टिमेट करके कुछ हो सकता है टैक्स में कमी करके प्राइस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन प्राइस बढ़ने की संभावना को हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक यही बता रहा है। अभी तो $100 है, यदि युद्ध थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो गया, हो सकता है ये बढ़ करके 150 पहुंच जाए। कुछ लोग तो बोलने लगे हैं कि 200 तक हो जाएगा, जिस हिसाब से ईरान धमकी दे रहा है कि हम किसी का 1 लीटर तेल बाहर नहीं जाने देंगे। तो जैसे ही क्रूड ऑयल जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा, तो कोई भी सरकार इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से अपनी जनता को पूर्णतः बचा ले, ये थोड़ा सा सरकार से ज़्यादा उम्मीद करने जैसा होगा। तो प्राइस तो बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो रिपल्स है पूरे इकोनॉमी में जो आता है, हर चीज़ का दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना, भारत जैसे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन खराब होना, रुपए का कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। रुपए कमज़ोर होंगे तो भारत से FDI बाहर जाने लगेंगे, FPI अपना फंड विड्रॉ करेंगे। ये सब तमाम जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड जो आर्थिक घटनाएं हैं, ये सारी की सारी होंगी, और हम लोगों को एक स्वस्थ और एक राष्ट्रभक्त नागरिक होने के नाते सरकार की इस मजबूरी को ध्यान में रखना होगा और कुछ कष्ट सहने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब कि अभी जो तेल का जो प्राइस है वो सब्सिडी पर है, तभी तो इतना कम है
अभी आंकड़ा तो बता रहा है कि 120 तक ज्यादा चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं कि अभी यदि $100 प्रति बैरल पर भी रुका रहे तो भी हम जो उसकी लागत होनी चाहिए उससे कम पर तेल हमको मिल रहा है। जी जी। तो इस गल्फ वार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वही प्रभाव पड़ेगा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी। भारत को की क्रिटिकलिटी है, इकोनॉमी की क्रिटिकलिटी कि हमको एनर्जी इंपोर्ट करना है। एनर्जी इंपोर्ट करना है, एनर्जी महंगा हो रहा है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा मतलब हमारे पास हमारे फॉरेक्स पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो आपकी जो करेंसी कमजोर होगी। करेंसी कमजोर होगी, लोग जो फॉरेन निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो अपने फंड को अपने यहाँ से विड्रॉ करना चाहेंगे। अगेन वो आपके फॉरेक्स पर एक बर्डन डालेगा, आपके रुपए को फिर फर्दर वो कमजोर करेगा। विद इन द कंट्री जो सरकार का एक विजन चल रहा है कि हमको 8% के दर से ग्रोथ लाना है, शायद वो सपना रह जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ेगी, आपका जीडीपी श्रिंक करेगा, इन्फ्लेशन, जो जितने नेगेटिव मैक्रो इंडिकेटर हैं वो मजबूत होंगे और पॉजिटिव जो इंडिकेटर हैं उन पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था एक दुष्प्रभाव के दौर में ही जाएगा। चूँकि इसका कोई सकारात्मक प्रभाव हो ये जरूरी मतलब कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि हम सबसे बड़े 90% तक हमको इंपोर्ट करना है और ये ऐसा क्रिटिकल आइटम है कि इसके बिना हम लोग की जिंदगी, देश की जिंदगी एक दिन भी नहीं चल सकती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये जरूर होगा, आम जनता भी ये बात को समझने लगी है कि देश को कुछ न कुछ अल्टरनेटिव अपने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने होंगे। चाहे अल्टरनेटिव मतलब दुनिया के अलग वैसे स्रोत से हम इंपोर्ट करें, अपने यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करें। वैकल्पिक ऊर्जा से मेरा मतलब है जैसे अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में ये एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाएं। जैसे रेलवे ने अपना लगभग 100% नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर लिया। अदरवाइज रेलवे बहुत बड़ा कंजम्पशन करता था इसका, पेट्रोलियम का। तो जैसे जैसे हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करेंगे, इसकी क्रिटिकलिटी हम लोगों को या देश को या हर जनता को ये प्रोत्साहित करेगी कि आप जो नॉर्मल फॉसाइल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका वैकल्पिक ऊर्जा क्या हो सकता है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जो विकल्प हो सकते हैं उसको सोचा जाए, उसको ढूंढा जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और अपने देश के अंदर यदि कहीं ऑयल रिजर्व है तो कैसे उनको एक्सप्लोर किया जाए, उस पर क्या काम किया जाए। तो देश को अंदर से मजबूती देने के लिए सरकार को इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान देना होगा। और सरकार ने भी ऐसा दिया तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सोर्स है फॉर द एनर्जी वो शायद थोड़ा कुछ कम हो जाए। तो ये शायद इसमें एक सकारात्मक पहलू हम लोगों को लंबे समय में मिलेगा, ये तत्काल में होने वाला नहीं है। तो इस युद्ध का मूल्य वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य वृद्धि पर प्रभाव यही है कि जैसे ही पेट्रोलियम महंगा होगा तो हर चीज महंगा हो जाएगा ना। आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। मूल्य वृद्धि केवल पेट्रोलियम से इससे ही नहीं, फर्टिलाइजर का भी सोर्स यहीं से था। हम फर्टिलाइजर भी काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। यदि हमारे पास फर्टिलाइजर कम आए तो अगले जो सीजन आएगा उसमें हमारे किसानों के पास फर्टिलाइजर कम होगा। फर्टिलाइजर कम होगा इसका मतलब कि यील्ड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोड्यूस कम होगा। प्रोड्यूस कम होगा तो हो सकता है आज हम जो अनाज के मामले में सरप्लस है, कहीं अगले साल हम अनाज के मामले में डेफिसिट ना हो जाए। हमारे किसानों का प्रोड्यूस कम होगा तो किसान एक इन जनरल जो हमारे यहाँ गरीब माने जाते हैं उनकी गरीबी थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अन्न का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वो बेच पाते हैं। यदि उत्पादन ही थोड़े में कम हो जाएगा, चूँकि फर्टिलाइजर के बिना फार्मिंग आज की तारीख में नहीं हो रही है, तो वो सारे के सारे वो भी तो इस युद्ध का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। क्योंकि फर्टिलाइजर भी एक बहुत बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं अपने किसानों के लिए। सरकार को महंगा आएगा, फर्टिलाइजर कम आएगा, हो सकता है कॉस्ट बढ़ेगा, तो सरकार को फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार का सब्सिडी का कॉस्ट बढ़ेगा तो नॉर्मल जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए पैसा कम पड़ेगा।
तो इकोनॉमी के जितने इंटरटेक्निकल जो ये एक्टिविटीज हैं सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह आपने कोई रखा जो घटना घटी तो उसका प्रभाव सभी जुड़े हुए घटनाक्रमों पर पड़ता है और अर्थव्यवस्था पर मतलब जितनी तरह से हम लोग सोचे उस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे अनाज वाली जो बात हमने कही एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गल्फ वार तुरंत नहीं खत्म हुआ या ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन नहीं हुआ तो अपने यहाँ केवल ऑयल और पेट्रोलियम ही नहीं फर्टिलाइजर भी नहीं आएगा। यदि फर्टिलाइजर नहीं आया तो हमारा किसानों का हमारे जो फार्मिंग है वो भी प्रभावित होगी। तो इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था उससे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो इससे प्रभावित ना हो, छोटी सी लेके बड़ी चीज सभी तक। तो ये जो तेल का अगर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो सामान्य मतलब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। देखा कि हर चीज छोटी से लेकर के बड़ी चीज तक हर चीज महंगा होगा। मतलब जो चीज हम कल्पना करें उस कल्पना से छोटी चीज से लेकर के जो बड़ी से बड़ी चीज जो हमारे लिए जरूरी है सबके सब महंगे होंगे। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कल आज ही से जितने एयर मतलब ये जो अपना एविएशन वाले हैं सब ने फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ा दिया और एयर फेयर बढ़ गया। एयर फेयर तो बढ़ गया है। अब उसी तरह से यदि सरकार इस जो पेट्रोलियम के डिफरेंस के को जब तक एब्जॉर्ब कर रही है नहीं, यदि एब्जॉर्ब करने की एक सर्टेन लेवल के बाद जाएगा पेट्रोलियम के दाम में थोड़ा सा भी वृद्धि होगी तो तुरंत उसके रिपल्स पूरे अर्थव्यवस्था में दिखलाई पड़ेगी। साग सब्जी से लेकर के जो नाम लीजिए सबका सब चूको उस पर भाड़ा भी बढ़ जाएगा, भाई ये बढ़ेगा तो किसानों का लागत बढ़ जाएगा, किसानों का लागत बढ़ जाएगा तो मतलब एवरीथिंग जहां भी जो नाम लीजिए सबके सब पर मूल्य वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देश में तमाम जो उसके नकारात्मक प्रभाव हैं वो हम लोगों को दिखलाई पड़ने लगे। इन सब प्रभावों को कम मतलब उस पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग या सरकार या जनता क्या क्या उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जनता के एंगल पर यदि हम कहें और सरकार के आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। जनता की ओर से हम लोग पहले बात करें तो पहली बात तो ये है कि जनता को मानसिक रूप से थोड़ी मोड़ी असुविधा में होने के लिए तैयार होना होगा। अपनी थोड़ी सी थोड़ी सी असुविधा में पैनिक ना हो जाए वो स्थिति से बचनी होगी, अफवाहों से बचना होगा, वित्तीय रूप से थोड़ा थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा कि यदि जैसे मान लिया जाए कि अभी सरकार ने पेट्रोलियम का दाम बढ़ा दिया तो तुरंत एक ठीक है प्रजातंत्र है, विरोधी लोग कहेंगे महंगाई बढ़ा दी है सरकार ने विफल हो गई, वो तमाम नारे होते रहेंगे, वो अपनी जगह पर है, उस तथ्य को रोका भी नहीं जा सकता। वो राजनीतिक दलों का एक तरह से कहा जाए लेजिटिमेट राइट है, अधिकार है, कर सब है, लेकिन इकोनॉमिक्स राजनीति से अलग है। तो हम ये बात को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई भी चीज यदि सरकार यदि आज कह दे कि हम देश में पेट्रोल के दाम और घटा दें तो कहाँ से लाएंगे? यदि कॉस्ट ज्यादा है महंगे खरीद कर सस्ते पर बेचेंगे, मतलब सब्सिडी दे रहे हैं। यदि सब्सिडी दे रहे हैं तो अभी तो तात्कालिक रूप से अच्छा लगेगा, लेकिन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए धन नहीं होगा। फिर हम जो विकास की कल्पना कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, हमारा जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा, ये सब जो मतलब बड़े गर्व के साथ जो सरकार कह रही है और हम लोग भी उसको सुनने में और कहने में गर्व महसूस करते हैं, इन सभी बातों के साथ समझौता करना होगा। ये सारी बातें फिर नहीं होंगी। तो जनता को भी थोड़ी मोड़ी असुविधा के लिए तैयार होना होगा, थोड़ी जहाँ तक जरूरत हो मितव्ययिता की ओर जाना होगा। अभी चूंकि एनर्जी पर प्रेशर है, ये सच है, तो हम एनर्जी को यूज करने में जितनी थोड़ी मोड़ी जो भी 2% 5% के लिए मितव्ययिता कर सकते हैं तो वो बूंद बूंद से सागर भरेगा। यदि हम थोड़ा सा अपने खर्चे को पेट्रोलियम के कंजम्पशन को 5% से घटाएंगे तो 5% बहुत बड़ी अभी जो स्थिति हुई है। एक आंकड़ा अभी मैं कल ही परसों कहीं देख रहा था कि नॉर्मल तौर पर इंडिया में पर डे करीब 55 लाख सिलेंडर बुक होते थे। 57 लाख सिलेंडर बुक होते थे पर डे। और जब से ये घटना शुरू हुई है सिलेंडर की बुकिंग बढ़ के 72 लाख हो गई पर डे की।
इसका मतलब जनसंख्या तो बदली नहीं, ये जो 57 से 72 15 लाख जो बढ़ा है ये स्पेकुलेटिव है या पैनिक बाइंग है। हाँ, पैनिक माइंड। पहले 57 लाख में पूरे देश की रिजर्व करना चाहते, खाना बन जा रहा था, ये रातों रात 57 से बढ़ के 72 लाख हो गया। तो कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि होगी। अब जिन्होंने लगा लिया वो बोलेंगे हमारा तो सिलेंडर नहीं आया, तो अब इस तरह से ये रिपल फैलता चला जाएगा। तो ये इस तरह के प्रवृत्ति से हम लोगों को थोड़ा जनता को बचना होगा। यदि गाड़ी है या जो भी, यदि हम लोग कार के बजाय स्कूटर से जो प्रयोग कर सकते हैं, ऑफिस मैंने यदि थोड़ी जरूरत वो कर्टेल करें, यदि कोई आसपास 2-4 किलोमीटर के रेडियस में यदि क्या हम पैदल जा सकते हैं, तो हाँ। क्या हम साइकिलिंग कर सकते हैं, इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें यदि जनता मानसिक रूप से तैयार होकर के इम्प्लीमेंट करें तो कतई मुश्किल नहीं है कि हम अपने एनर्जी कंजम्पशन को नेशनल लेवल पर 5 से 10% कम न कर लें। हम खाना बनाने में भी घर में कुछ दिनों के लिए अपने व्यंजनों की संख्या कम कर सकते हैं। तो इस तरह करके बिना किसी अतिरिक्त बोझ उठाए और अपने आप को केवल मानसिक रूप से मजबूत करके जनता इस एनर्जी क्राइसिस में इस तरह से कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये तो रही जनता के पक्ष की बात। सरकार के पक्ष की बात मैं केवल यही कहूँगा कि सरकार को निश्चित रूप से जो ये इस तरह से हमारा हाई रिस्क एक्सपोजर है, इस रिस्क को हेज करने का सिंसियर एफर्ट करना होगा। सिंसियर एफर्ट में पहले हमारे जो इंपोर्ट के सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, एक पर्टिकुलर सेंटर में ना रहें। तो एक तरफ से कुछ कम होगा तो हम दूसरे तरफ से मीट आउट कर लें। नंबर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने स्वदेशी संसाधन को, रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करें अप टू द मैक्सिमम, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। जो आत्मनिर्भर हैं वो मजबूत हैं और आने वाला समय यही बताएगा कि हमको अपने संसाधन को कितनी जल्दी हम विकसित कर सकें, उतना अपने लिए अच्छा होगा। और आत्मनिर्भरता की बात इस कंटेक्स्ट में और भी मैं कहता हूं, जैसे अभी युद्ध में तो केवल ईरान और इजराइल और अमेरिका शामिल हैं, आज आक्रमण हो रहा है कम से कम 17 अन्य देशों पर। उन देशों के साथ क्या था, उन गल्फ कंट्रीज ने कहा कि ठीक है अमेरिका के साथ समझौता कर लिया कि भैया तुम विकास का काम करो, निवेश मेरे यहाँ करो, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूँगा। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा पर खुद निर्भर बन गए अमेरिका के ऊपर। और आज वही पूरे गल्फ में जो अशांति का कारण बना हुआ है, आज यूएई से लेके कुवैत, कतर, बहरीन, जितने ही सभी आसपास के देश है जहां पर ईरान हमला कर रहा है, वो केवल इसलिए हमला कर रहा है कि वहां पर अमेरिका का बेस है। अमेरिका का बेस क्यों है? उन देशों ने अलाउ किया, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की एक तरह से कहा जाए आउटसोर्सिंग की। सिक्योरिटी के मामले में उन्होंने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। तो आत्मनिर्भरता हमेशा मजबूती देता है। तो भारत को भी, हालांकि यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि अभी हमको 90% को 0% पर नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना कुछ हम इसमें कर सकते हैं वैकल्पिक ऊर्जा जनरेट करके, ऊर्जा के आयल और जो हमारे जो फॉसाइल एनर्जी है इसके रिसोर्सेज, कई बार हम लोग सुनते हैं कि इंडिया के कई क्षेत्रों में ऐसे गैस के या तेल के भंडार पाए जाने की संभावना मिली है, तो उनको कितनी जल्दी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितनी जल्दी उनको हम यूज में ला सकते हैं, ये सरकार के लेवल पर हो। जी जी। तो इससे जो लक्ष्य है हमारा 2047 में विकसित भारत का, वो भी तो प्रभावित होगा। बिल्कुल प्रभावित होगा। तो क्या वो मतलब बढ़ भी सकता है? देखिए वो कोई एक ऐसा कोई एक लक्ष्मण रेखा तो नहीं है, हाँ। एक ये सरकार का काम करने का जो तरीका है, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई सामने लक्ष्य रख करके हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हम अपने संसाधनों को उस हिसाब से थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि भाई 2047 में हमारा देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो क्या हम उस समय विकसित भारत, हमारा देश विकसित हो जाएगा, डेवलपिंग वाला से हटा के हम डेवलप्ड इकोनॉमी में। तो सरकार ने एक एम्बिशियस कार्यक्रम की रूपरेखा अपने सामने रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2047 में विकसित की परिभाषा टैग नहीं मिला तो हम कहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन जो जिस रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, देश की सरकार चल रही थी, उसके चाल पर, उसके प्रभाव पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा। यदि देश के माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे नहीं होंगे
तो देश में वो जो बाहर से आने वाले जो निवेश है, बाहर से जो हमको मिलती है ताकत, वो ताकत हमको नहीं मिलेगी। लोग आपकी ओर उस तरह से निवेश लेकर के नहीं आएंगे, आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं डालेंगे जब तक कि उनको वो माइक्रो इकोनॉमिक से लेकर के माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन तक उनको फेवरेबल नहीं लगेगा। तो जहाँ महंगाई होगी, जहाँ अराजकता होगी, जहाँ इन्फ्लेशन होगा, जहाँ बैलेंस पेमेंट का क्राइसिस होगा, करंट अकाउंट का क्राइसिस होगा, इस तरह में थोड़ा सा जो हमारे पास विदेशी जो ग्लोबल निवेश का जो एक डेस्टिनेशन भारत को बनना चाहिए वो कम बनेगा, लोग उसके प्रति आकर्षित कम होंगे। तो जो हमको एक विकसित होने का जो कल्पना है उस पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो आपने इस वार का और जो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को आपने समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।